नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और आपके लिए ये सरप्राइज है। आज रात में हम दोनों हैं। हम दोनों मतलब मैं नमन मिश्रा और मेरे साथ बाबा मौजूद हैं। खबर बड़ी ऑब्वियसली है। आज अगर संपूर्ण बिहार के न्यूज़ चैनल्स की बात माने तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंगलवार है आज। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। कल हमने पंचनामा के दौरान रात में आपको ये बात बताई थी कि बहुत सारे पेच अभी बाकी हैं। भाजपा की जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं है। ये बात नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है। हालांकि इसको लेकर भी कई संशय थे। लोग कह रहे थे कि भाजपा ने लिस्ट दी ही नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं। तो हमने आपको पंचनामा में समझा दिया था कि एग्जैक्टली मामला क्या है, तो उस बात में मैं नहीं जाऊँगा। एक और बात है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई पेच जरूर फंसे हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा पेच जो है वो चिराग पासवान के साथ साथ राजद ने भी बता दिया है और उस पेज पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि कुछ दिनों पहले स्पष्ट तौर पर पंचनामा के दौरान हमने ये बात कही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार करना नीतीश कुमार के लिए इतना कठिन है जितना कि एक सांप के लिए छुछुंदर को निगल पाना। आत्मघाती गर्दन में जाकर फंस गया है। कैसे फंस गया है समझने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही नीतीश कुमार की पार्टी के वो नेता जो काफ़ी असंतोष में हैं, दुख में हैं, वो उनका साथ छोड़ देंगे। कई विधायक ऐसे हैं जो इस कठिन दौर से में भी नीतीश कुमार का मान मर्यादा बचा पाए हैं जीतकर। उन्हें मंत्रिमंडल चाहिए, उन्हें स्थान चाहिए, सम्मान चाहिए। और नीतीश कुमार क्या करते हैं? तो नीतीश कुमार अशोक चौधरी जैसे नेताओं को जो कि जीत कर नहीं आए हैं अपने साथ रखते हैं, रिवार्ड करते हैं, एक्स्ट्रा मंत्रालय दे देते हैं। और इस बार तो उनकी चलेगी भी नहीं क्योंकि भाजपा पहले से दबाव बनाई हुई है। अगर वर्तमान मंत्रिमंडल के स्थिति को भी देखते हैं तो 4-7 का रेशियो है जो कि नीतीश के लिए कभी फेवरेबल नहीं हो सकता है। इस हिसाब से भी बातें अगर बढ़ती हैं तो भाजपा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा इस मंत्रिमंडल के विस्तार में। अब भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि इस जीत का जश्न कैसे मनाए, बस उसी के चलते पेच फंसा हुआ है भाजपा की तरफ से। लेकिन मुख्य पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, श्याम रजक जो कि नीतीश कुमार के मंत्री थे, इस्तीफा दिया चुनाव से पहले, चुनाव नहीं लड़े। कुछ तैयारियां जरूर होंगी राजद को लेकर, उनको लेकर राजद ने उन्हें बड़ा पद भी दिया है और कुछ दिनों से लगातार वो मुखर हैं। और मुखरता की सीमा ये है कि उन्होंने ये दावा कर दिया था कि 16-17 विधायक नीतीश कुमार के उनके संपर्क में जी। और अब उन्होंने बयान दे दिया है कल ही कि जो विधायक हैं वो आज भी संपर्क में हैं और वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ न्याय करते हैं या नहीं, उन्हें मंत्रिमंडल देते हैं या नहीं। अगर नीतीश कुमार देते भी हैं तो किसे देते हैं? इन सारी चीज़ों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा टूट। कल तक परिस्थितियां क्या थी? नीतीश कुमार कांग्रेस में तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, नीतीश कुमार राजद के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर ही ग्रहण लगा दिया गया है। नीतीश कुमार का एक एक्शन उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। अगर चिराग पासवान की और तेजस्वी यादव की माने तो सरकार गिर जाएगी इस मंत्रिमंडल के विस्तार के होते ही। तो इतनी बड़ी भौगोलिक घटना इतना जल्दी हो जाएगा? समय तो लगेगा। इसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आज मंगल नहीं, अगर मंत्रिमंडल होता है तो अमंगल ही होगा। बाबा, विशेष टिप्पणी। नमन जी, सबसे बड़ी बात तो आपने कह दी। इसके बाद की बात हालांकि बहुत दुखद है, लेकिन जिस तरह की बात श्याम रजक ने कहा है और बंगाल से आने के बाद कहा है जी, जहां तक आप पहुंचे हैं उससे थोड़ा आगे मैं बढ़ रहा हूं जी। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो नीतीश कुमार का भविष्य अंधेरे में मुझे नजर आ रहा है जी। और अंधेरे में क्यों नजर आ रहा है? तो आप जब अपने आप से सवाल करना शुरू करते हैं तो आपके पास जवाब निकलना शुरू होते हैं। लेकिन जब आप अपने आप से ही सवाल न करें, अपने सवालों को अपने आप के अंदर जज्ब कर लें और उसका जवाब ही नहीं आपके पास हो, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं समस्या में अपने आप को घेर रहे हैं जी। नीतीश कुमार जी अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अंतरात्मा उनकी नहीं जाग रही है। हमने इस बात की भी चर्चा की थी। अब स्थिति यह है कि 17 का दावा कर रहे हैं और 28 उन्हें चाहिए जी। ये उन्होंने पहले भी कहा था। लेकिन बंगाल से आने के बाद जितना ज्यादा वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नमन जी, शायद इतना कॉन्फिडेंट मैंने कभी नहीं देखा। तो इतना कॉन्फिडेंस अब कि यूपी चुनाव की तैयारी करने लगे। बिल्कुल। इन सब बातों को लेकर के आप सभी को पता है, हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक बंगाल गए थे। बंगाल क्यों गए थे आपको पता है? बंगाल ममता को जिताने नहीं गए थे, बंगाल बीजेपी को रोकने गए थे।
जी। सवाल ये था। और किसके कहने पर गए थे? कौन है वहां बंगाल में, कौन रणनीति बना रहा है? प्रशांत किशोर। एक बिहारी से एक बिहारी मिलने गया था, और गया काहे के लिए था कि बंगाल से पहले बिहार में क्या कुछ परिस्थितियां जिसका खुलासा भी उन्होंने किया है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमने 3 राउंड की बात करने की कोशिश की है, लेकिन श्याम रजक की व्यस्तता ज्यादा थी, वो अभी लगे हुए हैं उसी काम में जिस काम के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है। हम बहुत जल्दी श्याम रजक के इस बयान को भी आपके सामने सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 28 की संख्या पूरा करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जी। और यह संख्या इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है कि इससे होगा क्या कि वो जो विधायक हमारे साथ आएंगे उनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी। संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान का पालन करते हैं और आरजेडी संविधान पालन करने वाली पार्टी है। महागठबंधन आपने देखा होगा कितना ज्यादा संतुलित और संयमित है। इस 2020 के चुनाव में अगर सब कुछ बिहार में बेहतर नजर आया है तो वो महागठबंधन नजर आया है। बिल्कुल ही संतुलित और कैलकुलेटेड बयान दे रहा है। कोई भी बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, जैसे कि आपने एनडीए में देखा होगा। एनडीए में बिहार में कौन है, दिल्ली में कौन नहीं है, सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि लिस्ट हमने दे दी है, नीतीश जी का लिस्टें नहीं दी है। इन सब बातों के बीच में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बंगाल चुनाव तो अपने जगह पर है। हम लोग बार बार कह रहे थे, और बिहार की मीडिया से लेकर के दुनिया के मीडिया और राजनीतिक घरानों में इस बात की चर्चा नमन जी थी कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार का भविष्य तय होगा। लेकिन आरजेडी, हमने तो पहले दिन की बात कह दी थी, लेकिन एक्सपायरी डेट आरजेडी ने जो बात कही, हाँ बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने मुझे याद दिला दिया वो पिन पॉइंट जहां आपने चुनाव परिणाम के बाद नीतीश जी शपथ लेते हैं और 4 घंटे बाद मैं खबर करता हूं कि नीतीश की सरकार बनते ही आ गई एक्सपायरी। बिल्कुल। और आपने असहज है नीतीश कुमार, यही बातें उस समय कही थी। उनके चेहरे के भाव देख करके जब 2 उप मुख्यमंत्री उनके दाएं बाएं न बैठ करके उनके किनारे बैठे थे, मतलब पूरा धक्का दे देना है एक तरफ से, मतलब दूसरे तरफ पूरा खाली जगह है और वहां से खोदने का काम शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से पहले आप गिरेंगे। इस तरह के संकेत राजनीति में बहुत ब्रेड क्रम्स की तरह होते हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि ये बातें सिर्फ अगर आरजेडी कहती तो ये बात समझ में आती नमन जी। हो सकता था कि आरजेडी उनकी राइवल पार्टी है इसलिए वो कह रही है जी, लेकिन ये बातें जब चिराग पासवान भी कहते हो, जब ये कांग्रेस भी कहती हो, वाम दल भी कहते हो और सभी को बंगाल में मिलाने की कवायद भी चल रही हो, और आपके मैं यही बोलने का इंतजार कर रहा था कि मैं फिर बोलूंगा जी। मुझे पता था कि आप ये बोलिएगा और यहाँ से मेरा लाइन शुरू होता है। जी जी। मैं यहाँ से 2-3 सवाल का जवाब मैं कुछ हद तक जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, दर्शकों को बताएं। आपने प्रशांत किशोर की बात की जी। ऑब्वियसली जदयू में एक बड़े रणनीतिकार थे और उस वक्त श्याम रजक का भी कहीं ना कहीं प्रभाव था। श्याम रजक के संग उनकी बातचीत जरूर पड़ता भी खूब था। और उन्होंने आज खोल भी दिया उसका पत्ता कहीं ना कहीं। चिराग पासवान के साथ अंदर अंदर बहुत तगड़ी सेटिंग थी जी प्रशांत किशोर की, इसमें कोई संशय नहीं है। जी जी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, ये तीसरी बात है जो मैं साबित कर रहा हूँ जी, इन लाइन में। तो प्रशांत किशोर बेसिकली नीतीश कुमार ही नहीं बिहार की सरकार को गिराने के लिए पूरी अपनी कवायद लगा चुके हैं जी। ये जो प्रयास है ये केवल राजद का प्रयास नहीं है जी। चिराग पासवान भी इसके उतने बड़े हिस्से हैं, प्रशांत किशोर भी उसके इतने बड़े हिस्से हैं और श्याम रजक इसके बड़े हिस्से हैं। सभी ने सेंस कर लिया है कि भाजपा नीतीश कुमार को एक बड़े अजगर की तरह धीरे धीरे निगलना चाह रही है और यहाँ एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है जी। अजगर जब अपने शिकार को निगल रहा होता है उस वक्त एक बहुत वनरेबल होता है वो जी। उस पर कोई भी प्रेडेटर हमला कर सकता है। जी। तीसरी शक्ति, और यही तीसरी शक्ति अदृश्य शक्ति दिख नहीं रही। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं नमन जी। 2015 में क्या कुछ हुआ था, ये पूरी कहानी कहने से सिर्फ इतनी कह देना बहुत है कि तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को उनके पद से हटाया था। जी जी। और ये सुशील मोदी भुला नहीं पा रहे थे। 2 साल से भी कम वक्त में सरकार गिर गई। जी। एक पॉइंट यहाँ लेके चलिए, इस पॉइंट को पिन कर लीजिए। जी। अगले पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ। प्रशांत किशोर जो अध्यक्ष बनने वाले थे बिहार प्रदेश के, जी। नीतीश कुमार को राजनीतिक उत्तराधिकारी थे जी। उनको नीतीश कुमार से पिता तक कह दिया था कि पिता चुन ले हैं जी। लेकिन उनकी जगह किसने पकड़ी? जिन्होंने उन्हें हटाया था जी। मैंने पद से उनको खारिज करा दिया था और उनके खिलाफ योजनाएं रणनीति बनी थी आरसी और वो पूरी तरह से आज वो पूरे ताकतवर हैं। जो ताकत पैदा करने के लिए प्रशांत किशोर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। बीजेपी से अकेले लड़ गए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल रखा और वो अगर उनका कुर्सी कोई ले ले, नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी बैठ जाए तो क्या वो छोड़ देंगे? वो सुशील मोदी से ज्यादा ताकतवर है। जिस विचारधारा को नीतीश कुमार ढोना चाह रहे थे आजीवन,
उस विचारधारा को जब वो अपने उत्तराधिकारी को देते हैं और उत्तराधिकारी उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने लगता है तो वो अपनी विचारधारा बदल देते हैं और सहूलियत के साथ सर्जिकली उस अपने उत्तराधिकारी को ही छांट देते हैं। तो नमन जी, हम लोग मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आप भी सवाल का जवाब रखिएगा जी कि अगर ये सच हो जाता है, बंगाल से पहले बिहार जी में तख्ता पलट अगर हो जाता है जी, तो इसका क्रेडिट जरूर दीजिएगा खोजी पत्रकारिता के बिहार के बच्चों को। ये सत्य है कि बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ा बिहार में राजनीतिक दुर्घटना होगी जी। घटना नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन दुर्घटनाओं के साथ एक खास बात है, व्यक्ति अगर क्लमजी हो जी तो दुर्घटनाएं आजीवन होती हैं। जी जी जी। जरूरी नहीं है कि हम बंगाल चुनाव तक ही इंतजार करें, और उम्र भी जब अगर आपकी उस तरह के पहुंच जाए एक सर्टेन समय के बाद तो गाड़ी चलाना ड्राइविंग लाइसेंस छीन लेती है सरकार। जी जी, लड़खड़ाना एक सर्टेन उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस छीन लेती है। हम बिहार कैसे देते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एक बैग कहें कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच बाबा आप कह रहे हैं कि वो कहेंगे, मुझे सुनाई पड़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे मन में 3-4 बार रिपीट हो चुका है। जब उन्होंने पहली बार कहा था कि मुझे पता नहीं चला कौन दोस्त दुश्मन था, और जब कहा था कि मैंने भाजपा को ऑफर कर दिया था, और आज अमित शाह जी ने रिपीट कर दिया, मुहर लगा दी। जी जी जी। तो मुझे बाबा इस्तीफा सुनाई दे रहा है, बिहार के लोगों के हित में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं से। तो कहीं एक और बात जो इस पूरे तह में आ रही थी कि लालू प्रसाद ने कहा था कि फेरा में पड़ गई हमारे छोटका भैया, अब तक ले प्रधानमंत्री बन गई 2019 में, अगर हमारी बात मान ले रही थी। तो क्या नीतीश कुमार ने 2017 में जो गलती की थी और गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में जिसकी चर्चा हुई थी बार बार, क्या वो रिटर्न हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर ही वो खेवनहार बनेंगे जो नीतीश कुमार को बिहार से निकाल करके देश की राजनीति में स्थापित करेंगे? और नमन जी जिस खबर को ब्रेक किए थे, लौकुश समीकरण, क्या वो अपने पूरे मुकाम और सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहा है? बहुत बड़ी बातें हैं और बातों का खुलासा हम करेंगे, लेकिन आज इतना जरूर हम कह के जाएंगे जी कि तख्ता पलट जी बंगाल से पहले और राजनीतिक दुर्घटना। जी देखिए, अगर हमने अपने इतिहास से, राजनीतिक इतिहास से कुछ सीखा हो, हमने इतिहास जो पढ़ा है, चाहे मुगल हो, आने वाले साम्राज्य हों उनके पहले या बाद में, चंद्रगुप्त हो, मौर्य हो, हमने अगर देखा है तो एक चीज़ हमें बहुत नज़र आई है। जब भी राजनीतिक उत्तराधिकारी राजा ने घोषित किया, मतलब वो पूरी तरह से घोषित नहीं, वो अंडरस्टूड वे में जब राजा ने कह दिया कि नहीं यही मेरे उत्तराधिकारी होंगे, तब मन में भावनाएं जागी हैं। तब व्यक्ति ने सवाल किया है कि क्या मैं उस लायक नहीं हूं कि वर्तमान में ही मुझे सत्ता मिले? और तब सत्ता उत्तराधिकारी ने ही उत्तरहीन कर दिया है नेतृत्व को, और कहीं ना कहीं उस स्थान को प्राप्त करने के जिजीविषा, उस स्थान को प्राप्त करने का जो मन में कौतूहल रहता है, उसके चलते साम्राज्य तहस नहस हो गए हैं। आज बिहार उस कगार पर खड़ा है कि नीतीश कुमार ने कई लोगों को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर लाया, लेकिन नीतीश जी की राजनीति, जैसा मैं कहता हूँ, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, काम खत्म व्यक्ति खत्म, उसी आधार पर वो काम करते हैं। और आज जो उनके छोड़े हुए छांटे हुए लोग हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बनकर आए हैं। आज रातों रात में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी भारत लाइव पर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अभी वीडियो एडिटर्स की आवश्यकता है। ये बात बोलने में भी मुझे शर्म नहीं आ रही है, कुछ लोगों ने हमें धोखा दे दिया है और उसकी वजह से आज बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो सहयोग रहा है वो शुरू से ही हमारे लिए बहुत कीमती रहा है। एक परिवार है आपका हमारा, जो कि सारे कष्ट, सारी खुशियाँ एक साथ बिताता है। तो अगर आप लोगों में से कुछ इच्छुक हैं भारत लाइव से जुड़ने के लिए, खासतौर पे वीडियो एडिटर्स, तो हम आपको आग्रह करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आइए आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए। एक अच्छा जो पत्रकारिता में भविष्य आपका हम बनाने का, निखारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, दुख यही है कि सच्ची पत्रकारिता कष्ट से ही शुरू होती है और कष्ट में ही ख़त्म होती है। अगर हम हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, हमारी बात अच्छी लगती हैं, हमारी खबरें ठीक लगती हैं, तो UPI नंबर दिया हुआ है, जाकर सहयोग कर सकते हैं। बाबा और मैंने ये खबर की है, इसलिए ये आग्रह भी आप लोगों से करके जाऊंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।